गुड मॉर्निंग टू नाइन्थ क्लास। आज हम आपकी नई बुक लोकतांत्रिक राजनीति पार्ट 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका पार्ट 2 आप 10th क्लास में पढ़ेंगे। तो इसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो आपके सिलेबस में है नहीं। सेकंड चैप्टर हमने छोड़ दिया, बाद में करवाएंगे जब आपकी रेगुलर क्लास लगने लग जाएंगी। थर्ड चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है संविधान का निर्माण। तो पिछले चैप्टर में आपने देखा होगा कि लोकतंत्र में शासक लोग मनमानी करने के लिए आज़ाद नहीं हैं, यानी वे अपनी खुद की मनमानी नहीं कर सकते। कुछ बुनियादी नियम हैं, कुछ आधारभूत नियम हैं जिनका पालन नागरिकों को और सरकार दोनों को करना होता है। ऐसे सभी नियमों को सम्मिलित रूप से संविधान कहा जाता है। देश का सर्वोच्च कानून होने की हैसियत से संविधान में क्या होता है, नागरिकों के अधिकार होते हैं, सरकार की शक्ति और उसके काम काज, यानी काम कैसे किया जाएगा, कोई रूल रेगुलेशन होते हैं, काम करने का तरीका होता है, इन सब का वर्णन करता है। इसके बाद आप आ जाइए, सेकंड पैरा छोड़ दो आप। अब फिलहाल यानी इन दिनों संविधान बनाने का उदाहरण दक्षिण अफ्रीका का लेते हैं हम। इस दक्षिण अफ्रीका में ये जो संविधान बनाया गया है अभी, कैसे बना, वहाँ क्या हुआ और दक्षिण अफ्रीका के लोगों ने किस तरह अपने संविधान का निर्माण करवाया, अंजाम दिया, इस पाठ की शुरुआत में इसी अनुभव पर हम गौर करेंगे। इसके बाद भारतीय संविधान के निर्माण के पीछे और मौलिक विचार मूल्यों की चर्चा करेंगे। तो हम देखेंगे कि किस तरह नागरिकों के जीवन और सरकार के अच्छे कामकाज के लिए बढ़िया ढांचा उपलब्ध करवाता है। क्या है? संविधान। तो सबसे पहले 3.1 में दक्षिणी अफ्रीका में लोकतंत्र का संविधान, ये पॉइंट दिया गया है। तो ये यहाँ पर जो चित्र दिखा रखा है नेल्सन मंडेला का है। अब ये इसके विचार दे रखे हैं। नेल्सन मंडेला खुद कहते हैं, मैंने गोरों का मतलब अंग्रेजों के, मैंने गोरों के प्रभुत्व यानी उनका दबदबा, उनका शासन था यहाँ पर, मैंने गोरों के प्रभुत्व के खिलाफ संघर्ष किया है और मैंने ही ऐश्वेतों यानी जो काले रंग के थे, ऐश्वेतों के प्रभुत्व का विरोध किया है। ऐश्वेत जो सफ़ेद नहीं है। मैंने एक ऐसे लोकतांत्रिक और स्वतंत्र समाज की इच्छा की है, कामना की है, जिसमें सभी लोग पूरे मेलजोल के साथ रहें और सबको समान अवसर उपलब्ध हों। मैं इसी आदर्श के लिए जीवित रहना और इसे पाना चाहता हूँ और अगर ज़रूरत पड़ी तो इस आदर्श के लिए अपनी जान देने को भी तैयार हूँ। ये नेल्सन मंडेला के वर्ड हैं। तो यहाँ पर नेल्सन मंडेला के कथन दिए गए हैं जिन पर दक्षिणी अफ्रीका की गोरों की सरकार ने देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर दिया था। यानी दक्षिणी अफ्रीका में जो किसकी सरकार थी, अंग्रेजों की सरकार थी, और इस पे नेल्सन मंडेला पे देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर दिया गया था। और उनके साथ दूसरे नेताओं को 1964 में देश में रंग भेद से चलने वाली शासन व्यवस्था का विरोध करने के लिए, यानी वहाँ पर रंग भेद की नीति चलती थी और इसका विरोध नेल्सन मंडेला ने किया था। इसका विरोध करने के लिए 1964 में आजीवन कारावास की सजा दी गई। आजीवन यानी जब तक जिंदा रहेगा यहीं पर। अगले 28 वर्षों तक उन्हें दक्षिण अफ्रीका की सबसे खतरनाक जेल, डरावनी जेल, भयावह जेल रोबेन द्वीप में कैद करके रखा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब उनको जेल में रखा गया, कब गिरफ्तार किया गया, कितने साल किया गया और कहाँ पे रखा गया। ये जो इंग्लिश में लिखा हुआ है डेंजर, खतरा, इसकी हिंदी यहाँ पे नीचे दी गई है, आप इसको समझ भी सकते हैं। यहाँ से देखो भी, रंग भेद वाले दौर यानी 1953 में एक साइन बोर्ड है, इस पे क्या लिखा हुआ है, खतरा, देसी, अश्वेत हिंदुस्तानी और रंगीन चमड़ी वालों, अगर तुम रात में इस परिसर में यानी ग्राउंड में, मैदान में घूमे या घुसे तो तुम्हें लापता घोषित कर दिया जाएगा। हथियारबंद सुरक्षा गार्ड्स देखते ही तुम्हें गोली मार देंगे और जंगली कुत्ते तुम्हारी लाश को नोच नोच कर खा जाएंगे। तुमको चेतावनी दी गई है कि यहाँ पर न आए। तो ये होता था भी। तो रंग भेद के खिलाफ संघर्ष, रंग भेद नस्ली भेदभाव पर आधारित उस व्यवस्था का नाम है, यानी नस्ल अलग अलग थी मनुष्य की, जो एक गोरे लोग और एक काले लोग, तो ये उसके खिलाफ है, गोरे काले लोगों के खिलाफ। दक्षिण अफ्रीका में विशिष्ट तौर पर चलाई गई थी, विशेष तौर पर दक्षिण अफ्रीका पर यह व्यवस्था यूरोप के गोरे लोगों ने ला दी थी। किसने करी थी? किसने किया था ये सिस्टम? गोरे लोगों ने।
17वीं और 18वीं शताब्दी में व्यापार करने आई यूरोप की कंपनियों ने दक्षिण अफ्रीका को उसी तरह हथियारों और जोर जबरदस्ती से गुलाम बनाया जैसे इंडिया को बनाया था। तो ये व्यापारी लोग थे, जैसे इंडिया को कंट्रोल किया, इंडिया पे अपना शासन किया, इसी तरह दक्षिण अफ्रीका में भी अपना शासन कर लिया। पर भारत से उलट काफ़ी बड़ी संख्या में गोरे लोग दक्षिण अफ्रीका में बस गए, यानी यहाँ तो बसे नहीं, लेकिन दक्षिण अफ्रीका में बहुत से अंग्रेज लोग बस गए और उन्होंने स्थानीय शासन को अपने हाथों में ले लिया। रंग भेद की राजनीति ने लोगों को उनकी चमड़ी के आधार पर बांट दिया। दक्षिण अफ्रीका के स्थानीय लोगों की चमड़ी का रंग काला होता है, आबादी में उनका हिस्सा 3/4 है और उन्हें अश्वेत कहा जाता है। श्वेत और अश्वेतों के अलावा वहाँ मिश्रित नस्ल जिन्हें रंगीन चमड़ी वाले कहा जाता था, जो कि भारत से आए थे। गोरे शासक गोरों के अलावा, यानी गोरे शासक गोरों के अलावा शेष सभी को छोटा और नीचा मानते थे। इन्हें वोट डालने का अधिकार भी नहीं था। ये विशेषताएं हैं भी रंग भेद की नीति की। फिर आगे क्या है भी, रंग भेद की शासकीय नीति अश्वेतों के लिए खास तौर से दमनकारी थी, अत्याचारी थी, उनका विनाश करने वाली थी, उनका शोषण करने वाली थी। उन्हें गोरों की बस्तियों में रहने की इजाज़त, ये देखो अब क्या क्या बताया गया है, उन्हें गोरों की बस्तियों में रहने की इजाज़त नहीं थी, रहने की और बसने की। परमिट होने पर ही वे वहां जाकर काम कर सकते थे। रेलगाड़ी, बस, टैक्सी, होटल, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, पुस्तकालय, सिनेमाघर, नाट्यगृह, समुद्र तट, तरणताल, सार्वजनिक शौचालय तक में गोरे और कालों के लिए एकदम अलग व्यवस्था थी, बिल्कुल अलग। इसे पृथक्करण या अलग अलग करने का इंतजाम कहा जा सकता है। काले लोग गोरों के लिए आरक्षित जगह तो क्या, उनके गिरजाघर तक में नहीं जा सकते, यानी चर्च में भी नहीं जा सकते थे। अश्वेतों को संगठन बनाने और उस भेदभावपूर्ण व्यवहार का विरोध करने का अधिकार भी, यानी वे विरोध भी नहीं कर सकते थे इस बात का, कोई ग्रुप भी नहीं बना सकते थे, कोई अपना संगठन नहीं बना सकते थे। 1950 से ही अश्वेत, रंगीन चमड़ी वाले और भारतीय मूल के लोगों ने रंग भेद प्रणाली के खिलाफ संघर्ष किया। उन्होंने विरोध प्रदर्शन किए, हड़ताल की। भेदभाव वाली इस शासन प्रणाली का विरोध करने वाले संगठन अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस, यानी जो संगठन था उसका क्या नाम था, अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के झंडे तले एकजुट हुए। इसमें कई मजदूर संगठन और कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल थी। अनेक समझदार और संवेदनशील गोरे लोग भी रंग भेद समाप्त करने के आंदोलन में अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के साथ आए, अर्थात यहाँ पर कुछ अंग्रेज लोग भी इनका साथ देने के लिए आए थे। अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के साथ आए, उन्होंने इस संघर्ष में प्रमुख भूमिका निभाई। अनेक देशों ने रंग भेद की निंदा की, बुराई की और इस व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ उठाई, लेकिन गोरी सरकार ने हजारों अश्वेतों और रंगीन चमड़ी वाले लोगों की हत्या और दमन करते हुए अपना शासन जारी रखा। अब है जो दक्षिण अफ्रीका है एक नए संविधान की तरफ कैसे मुड़ा, ये देखते हैं। रंग भेद के खिलाफ जब संघर्ष और विरोध बढ़ता गया तो सरकार को यह एहसास हो गया कि अब वह जोर जबरदस्ती से अश्वेतों पर अपना राज कायम नहीं रख सकती। इसलिए गोरी सरकार ने अपनी नीतियों को बदलना शुरू कर दिया। भेदभाव वाले कानूनों को वापस ले लिया गया, राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध और मीडिया पर लगी जो पाबंदी थी उठा ली गई थी, यानी पॉलिटिकल पार्टीज पर बैन लगा हुआ था, मीडिया पर बैन लगा हुआ था, वो हटा लिया गया। 28 वर्ष तक जेल में कैद रखने के बाद नेल्सन मंडेला को आज़ाद कर दिया गया। ये कितने साल जेल में रहा ये? 28 साल। कब जेल में किया गया था, जेल में कब डाला गया था इसको? 1964। और निकाला कब गया? 26 अप्रैल 1994 की मध्य रात्रि को दक्षिण अफ्रीका गणराज्य का नया झंडा लहराया गया और यह दुनिया का एक लोकतांत्रिक देश बन गया। रंग भेद वाली शासन व्यवस्था समाप्त हुई, सभी नस्लों के लोगों की मिलीजुली सरकार का रास्ता खुला। परंतु ये खुला कैसे? अब ये कहानी स्टार्ट होती है, यानी ये तो हो गया 26 अप्रैल 1994 को मध्य रात्रि को झंडा फहराया गया, लेकिन ये सब हुआ कैसे, इसके बारे में पढ़ते हैं। नेशनल मंडेला के ही मुख से लिखी हुई बातें हैं। ये है ऐतिहासिक रूप से, यानी आज़ाद होने के बाद की बात है ये, ऐतिहासिक रूप से एक दूसरे के दुश्मन रहे दो समूह, यानी कौन कौन से समूह थे? गोरे और काले। रंग भेद वाली शासन व्यवस्था की जगह शांतिपूर्ण ढंग से लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाने पर सहमत हो गए, क्योंकि दोनों को एक दूसरे की भल मनसाहत पर भरोसा था, दोनों की आकांक्षाओं पर विश्वास था। कौन कौन से दोनों? अंग्रेज और अश्वेत। वे इसे मानने को तैयार थे। मेरी कामना है कि दक्षिण अफ्रीकी लोग भी
कभी भी अच्छाई पर विश्वास करना न छोड़ें और इस बात में आस्था रखें कि मनुष्य जाति पर विश्वास करना हमारे लोकतंत्र का आधार है। ये उसके विचार हैं नेल्सन मंडेला के। नए लोकतांत्रिक दक्षिण अफ्रीका के उदय के साथ ही अश्वेत नेताओं ने अश्वेत समाज से आग्रह किया कि वे सत्ता में रहते हुए गोरे लोगों ने जो जुल्म किए थे उनसे को भूल जाएं, यानी अंग्रेजों द्वारा किए गए जुल्मों को भूल जाएं। किसने कहा? ये काले लोगों ने कहा। और गोरों को माफ़ कर दीजिए। उन्होंने कहा कि आइए हम सभी नस्लों और स्त्री पुरुष की समानता, लोकतांत्रिक मूल्यों, सामाजिक न्याय, मानवाधिकारों पर आधारित एक नए दक्षिण अफ्रीका का निर्माण करें। एक पार्टी ने दमन और नरशंस हत्याओं के जोर पर शासन किया था और दूसरी पार्टी ने आज़ादी की लड़ाई की अगुवाई की थी। ये नए संविधान के निर्माण के लिए दोनों ही साथ साथ बैठी थी, यानी दोनों पार्टी साथ साथ, गोरे भी थे और काले भी थे नई सरकार में। ये है यहाँ पर डरबन समुद्र तट पर अंग्रेजी, अफ्रीकांस और जूलू भाषा में लिखा गया नोटिस बोर्ड। इस पर लिखा है डरबन नगर, डरबन समुद्र तट, कानून की धारा 37 के तहत इस तट पर नहाने का अधिकार सिर्फ सफेद लोगों को ही है। ये भी देख लो भी, सिर्फ कानून की धारा 37 के अनुसार यहाँ पर नहाने और घूमने का अधिकार सिर्फ गोरे लोगों को है। ऐसा था दक्षिण अफ्रीका। आज का दक्षिण अफ्रीका क्या है? यह तस्वीर आज के दक्षिण अफ्रीका की सोच को उजागर करती है। आज का दक्षिण अफ्रीका खुद को इंद्रधनुष देश कहता है। क्या आप बता सकते हैं क्यों? अब यहाँ से चलते हैं आगे। 2 वर्षों की चर्चा और बहस के बाद उन्होंने जो संविधान बनाया वह वैसा अच्छा संविधान दुनिया में कभी नहीं बना था। इस संविधान में नागरिकों को जितने अधिकार दिए गए हैं उतने दुनिया किसी भी संविधान में नहीं दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने यह फैसला भी किया कि मुश्किल मामलों के समाधान की कोशिशों में किसी को भी अलग नहीं किया जाएगा और न ही किसी से बुरा या दुष्ट मानकर बर्ताव किया जाएगा। इस बात पर भी सहमति बनी कि पहले जिसने चाहे जो कुछ भी किया हो, लेकिन अब से हर समय के समाधान में सबकी भागीदारी, यानी पहले जो कुछ कर दिया वो कर दिया, अब सबको पार्टिसिपेशन अनिवार्य है, सबका भागीदारी होगी। दक्षिणी अफ्रीकी संविधान की प्रस्तावना ही इस भावना को खूबसूरत ढंग से व्यक्त करती है। दक्षिणी अफ्रीकी संविधान से दुनिया भर के लोकतांत्रिक लोग प्रेरणा लेते हैं। अभी हाल तक जिस देश को दुनिया भर में अलोकतांत्रिक तौर तरीकों के लिए बुराई की जाती थी, यानी कुछ साल पहले तक दक्षिण अफ्रीका की अलोकतांत्रिक तौर तरीकों के लिए बुराई की जाती थी, कमी निकाली जाती थी, आज उसे लोकतंत्र के मॉडल के रूप में देखा जाता है। यह काम दक्षिण अफ्रीकी लोगों द्वारा साथ रहने, साथ काम करने के दृढ़ निश्चय और पुराने कड़वे अनुभवों को आगे के इंद्रधनुषी समाज बनाने में एक सबक के रूप में प्रयोग करने की साझेदारी और समझदारी दिखाने के कारण संभव हुआ। एक बार फिर मंडेला के शब्दों में ही ये बातें समझें। दक्षिणी अफ्रीका का संविधान इतिहास और भविष्य दोनों की बातें करता है। एक तरफ तो यह एक पवित्र समझौता है। दक्षिणी अफ्रीका के रूप में हम एक दूसरे से यह वायदा करते हैं कि हम अपने रंग भेदी, क्रूर और दमनकारी इतिहास को फिर से दोहराने की अनुमति नहीं देंगे। पर बात इतनी ही नहीं है, यह अपने देश को इसके सभी लोगों द्वारा वास्तविक अर्थों में साझा करने का घोषणा पत्र भी है। श्वेत और अश्वेत, स्त्री और पुरुष, यह देश पूर्ण रूप से हम सब का है। तो इतने अच्छे विचार थे नेल्सन मंडेला के। अब ये जो टॉपिक है नेक्स्ट 3.2, ये हम कल पढ़ेंगे भी। तो आज आपके लिए रंग भेद की नीति से संबंधित कुछ प्रश्न बनते हैं। रंग भेद की नीति क्या थी? रंग भेद में दक्षिण अफ्रीका के लोगों से कैसे व्यवहार किया जाता था, और नेल्सन मंडेला कब जेल में डाला गया, क्यों जेल में डाला गया, और ये कब इसको दक्षिण अफ्रीका का संविधान बनाया गया। दक्षिण अफ्रीका का संविधान 26 अप्रैल 1994 को बनाया गया। और फिर बाद में नेल्सन मंडेला के जो विचार थे उनका वर्णन कीजिए। उनके बहुत पॉजिटिव विचार थे, पॉजिटिव थिंकिंग थी। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए बी हैप्पी। और ये पूछा है ना इंद्रधनुषी क्यों कहा गया है? क्योंकि जब अंग्रेजों की सरकार थी, गोरों की सरकार थी, तो किसी को कोई अधिकार नहीं था। गोरे और काले लोगों के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं थी। लेकिन जब लोकतांत्रिक सरकार वहाँ पर बनी नेल्सन मंडेला के नेतृत्व में,
तो वहाँ पर सबको अधिकार दिए गए, सभी का ख्याल रखा गया, किसी को भूखे नहीं सुना दिया गया, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया गया, सभी के लिए नया सूरज उग कर आया और सभी को आगे बढ़ने के, पढ़ने के, रोजगार के अवसर दिए गए। इसलिए इसको और इंद्रधनुष देश कहा जाता है। पहले जिस देश के लोग बुराई करते थे बात बात पे कि ऐसा अलोकतांत्रिक देश है, आज उस देश से प्रेरणा लेते हैं, उस देश के संविधान को मानते हैं, उस देश की मान्यताओं को अपनाते हैं। तो इस वजह से ये इंद्रधनुषी देश कहा जाता है। यहाँ पर अलग अलग सभी प्रकार के लोग रहते हैं और सभी का सम्मान, एक साथ सम्मान किया जाता है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता, तो इसलिए इसको इंद्रधनुषी देश माना जाता है। थैंक्स ए लॉट फॉर लिसनिंग मी केयरफुली एंड बी हैप्पी, डू योर ड्यूटी well and obey your parents, and thanks a lot for this.